This is your lecture number 3 geological work of river. किस तरह से रिवर जब फ्लो होती है तो क्या क्या जियोलॉजिकल वर्क होता है उसको डील करेंगे। तो जब रिवर फ्लो होती है फ्रॉम हेड टू माउथ, सपोज़ कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, आप गंगा रिवर ले लीजिए। गंगा रिवर कहाँ से फ्लो होती है? उत्तराखंड से सपोज फ्लो होती है, और डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो वहाँ से फ्लो होते 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 ये वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है ना। तो ये क्या करती है, जब ये फ्लो होती है तो अपने साथ जो भी पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनको अपने साथ फ्लो करके ले आती है, ठीक है। और जब ये सपोज ऊपर से पार्टिकल कोई फ्लो आ रहा है रिवर के साथ और वो ऑल्टर भी होता जा रहा है उसका साइज में, है ना। तो एंड ऑल्सो जब रिवर फ्लो हो रही है फ्रॉम हेड टू माउथ, तो ये जो स्ट्रीम है, जो रिवर स्ट्रीम है, ये क्या करेगी, ये टोपोग्राफी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, मॉडिफाई कर देती है। अच्छा, इसकी बात करें तो दिस इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। दिस इज़ ऑफ 3 टाइप। यहाँ पे देखिए आप इरोजन की बात करते हैं, है ना, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, एंड फाइनली डिपोजिशन की बात करते हैं। तो एक रिवर सपोज हेड टू माउथ बात करते हैं, तो रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहाँ से अपने साथ क्या सेडिमेंट्स को लेके आई है। तो सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे विद द रिवर स्ट्रीम, है ना। अब देखिए, इरोजन हुआ, पार्टिकल्स रिवर के साथ फ्लो हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि पार्टिकल्स को अपने साथ फ्लो, या हैवी पार्टिकल्स हैं तो मे बी वो सेटल कर जाए नीचे रिवर बेड में, है ना। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से किस तरह से इरोजन होता है, किस तरह से वो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द रिवर एंड देन डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन और डिपॉजिशन की मैं बात करूँ, तो जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है, तो जो डिपॉजिशन होगा वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सपोज सेडिमेंट लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और रिवर की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सेडिमेंट्स को कैरी कर ले, तो वो ड्रॉप कर देगा, वहीं पे डिपॉजिट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे भी 3 कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशन कौन सी हैं? एक तो सस्पेंशन, सस्पेंडेड लोड। अब सस्पेंडेड लोड का मतलब क्या है कि जो सस्पेंशन से बात करते हैं, सस्पेंशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सस्पेंशन का मतलब क्या है? पार्टिकल सेटल नहीं कर रहा है, वो सस्पेंशन में है ना। तो अब कौन सा पार्टिकल सस्पेंशन में होगा? अगर लार्ज साइज पार्टिकल है तो वो तो सेटल कर जाएगा। अगर आप सेटलिंग वेलोसिटी की बात करते हो तो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो तो सेटल कर जाएंगे, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी डायमीटर पे डिपेंड करती है। तो लार्ज साइज पार्टिकल्स का डाया ज़्यादा है तो वो सेटल कर जाए। जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? वो सस्पेंशन में रहेंगे, है ना। तो वो जो सस्पेंशन में रहेंगे, एंड ये तो होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सोचिए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हैवियर पार्टिकल्स क्या होंगे? वो रिवर बेड में सेटल कर जाएंगे, है ना। फाइन पार्टिकल्स आपके सस्पेंशन में रहेंगे और लार्ज साइज पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो बॉटम पे, लेक बॉटम, रिवर बॉटम में, रिवर बेड पे सेटल कर जाएंगे, जिसको बेड लोड बोलेंगे। तो ये 2 कंडीशन तो आपने समझ ली। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मे बी वो जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो डिसॉल्व हो जाए। तो देयर आर 3 कंडीशन: सस्पेंडेड लोड, बेड लोड एंड डिसॉल्व लोड। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रोसेस देखेंगे, दैट इज ETD साइकिल, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। रॉक वेदर्ड हुई, इरोजन प्रोसेस हुआ, देन वो सेडिमेंट्स रिवर अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके ले जा रही है,
एंड ट्रांसपोर्ट करके ले जाने के बाद एक पॉइंट्स पे वो उसको डिपॉजिट कर देगी। तो ये जो ईटीडी साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विंड के केस में देखें तो कोई रॉक है और विंड ब्लो हो रही है तो वो विंड क्या करेगी, रॉक सरफेस को इरोड करेगी, रॉक सरफेस को इरोड करेगी, दैट प्रोसेस इज एवरेजन। इरोड करने के बाद वो अपने साथ पार्टिकल्स को कैरी करके ले जाएगी। अब इसमें देखो दो चीजें होंगी, पार्टिकल्स को विंड कैरी करके ले जा रही है और क्या विंड में इतनी कैपेसिटी है कि वो पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी कर सकती है, और क्या ये ज़रूरी है कि जितने भी सेडिमेंट्स ओरिजिन से उसने पिक किए थे क्या वो एक ही जगह पे डिपॉजिट करें। मे भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हैवी पार्टिकल्स होंगे और विंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको बहुत दूर तक कैरी ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो वो क्या करेगी, जहाँ पे उसे लगेगा कि अब मैं उसे कैरी नहीं कर सकता वो उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये भी हो सकता है कि हर पार्टिकल्स का डिपोजिशन अलग अलग हो, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर एक्ट करेंगे, या तो पार्टिकल्स अगर हैवी साइज का है तो विंड की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, विंड इतनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा हो, क्योंकि स्मॉल साइज पार्टिकल्स को तो मे बी वो कैरी कर ले, तो डिपोजिशन पॉइंट सबका अलग अलग होगा। तो ये जो ईटीडी साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन एक्चुअली अभी रॉक वेदर्ड हुई, इरोड हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन हुआ, ठीक है ना। अब देखिए सपोज एक रॉक है और डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक का, रॉक वेदर्ड हुई छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड देन वो फ्लो करेंगे रिवर के साथ, है ना। और रिवर के साथ जब फ्लो करेंगे तो रिवर अपने साथ जो फ्लो करा रही है तो वो पार्टिकल सेटल होते जाएंगे, और एट द माउथ ऑफ रिवर जहाँ पे नदी सी से मिलती है वहाँ पे आपका जो सेडिमेंट्स होंगे वो फाइन होंगे, फाइन सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, और वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरह से रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स कैरी करके ले जाएगी वो डिपॉजिट करते 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 वो पार्टिकल्स को डिपॉजिट करती रहेगी। तो यहाँ पे अगर रिवर इरोजन की बात करते हैं तो मेथड ऑफ रिवर इरोजन, है ना, रेट ऑफ रिवर इरोजन, कितना रेट से रिवर इरोड हो रही है, ठीक है ना। अगर बहुत हैवी फ्लो है तो ज़्यादा इरोजन होगा, है ना। मूवमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो इरोजन भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मेथड ऑफ रिवर इरोजन और रेट ऑफ रिवर इरोजन की बात करें तो मेथड ऑफ रिवर इरोजन में फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक एक्शन। तो hydraulic action is what? The physical breakdown of rocks takes place naturally and greater the movement greater will the erosion। हमने अभी बात की थी कि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, है ना, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा इरोजन होगा। जैसे नदी बहती है ना तो साथ में साइड मिट्टी को काटती हुई ले जाती है, दैट इज व्हाट इरोजन। ओके, तो और ये प्रोसेस तो चलती रहती है ना। तो दिस इज एक्चुअली मेथड ऑफ रिवर इरोजन, है ना। एक एवरेजन प्रोसेस है मेथड ऑफ रिवर इरोजन में, कि एवरेजन मीन्स कि आपका हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि जब पार्टिकल्स हिट करेंगे, है ना, या रिवर हिट करेगी रॉक सरफेस को तो वो उसकी सरफेस को इरोड करेगी, दैट प्रोसेस इज एवरेजन, है ना। एंड यहाँ पे देखिए एट्रिशन टर्म भी लिखा हुआ है। तो एट्रिशन इज व्हाट, व्हेन द रॉक फ्रेगमेंट्स हिट द रॉक विच आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड। जब एक रॉक दूसरे रॉक को हिट करता है, रॉक फ्रेगमेंट दूसरे रॉक फ्रेगमेंट को हिट करता है, सपोज एक स्टोन है वो दूसरे स्टोन से टकराया, तो क्या होगा, क्या होगा, एवरेजन टेक्स प्लेस, है ना। तो और इसकी वजह से क्या होगा, वो
टूट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हैवियर एंड लार्जर मटेरियल्स मूव स्लोली, है ना, क्योंकि बात की ना कि अभी अगर बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा लार्ज मटेरियल है, तो वो स्लोली मूव करेगा। यार रिवर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो मे बी वो उसको डिपॉजिट कर दे, बट फाइनर पार्टिकल्स हैं और लाइटर पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करेंगे, है ना। वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या होंगे, मे बी सस्पेंशन में रहें। नेक्स्ट रिवर ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करते हैं तो रिवर ट्रांसपोर्टेशन में मैंने भी डिस्कस किया था कि तीन कंडीशन हो सकती हैं, तीन तरह के लोड्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेड लोड, सेकंड वन इज सस्पेंडेड लोड एंड थर्ड वन इज डिसॉल्व लोड। तो बेड लोड की बात जब हमने की तो हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स रिवर बेड में सेटल कर जाएंगे, तो रिवर बेड में कौन से पार्टिकल सेटल करेंगे, हैवियर पार्टिकल सेटल करेंगे, जो सैंड है या ग्रेवल है। तो वो पार्टिकल्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं और जिनको अब रिवर कैरी नहीं कर सकता है, वो क्या होंगे, सेटल कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर सस्पेंडेड लोड की बात करें तो सस्पेंडेड मीन्स सस्पेंशन में रहेगा मटेरियल, तो बहुत ज़्यादा फाइन सैंड जो है या सिल्ट है या क्ले है वो आपकी रिवर में सस्पेंशन में रहेगी, ठीक है ना। तो और ये भी एक समझ लीजिए कि जब जो भी एक सपोज फ्रेगमेंट है वो मूव कर रहा है रिवर के साथ, तो वो भी आपस में टकराते हुए जाएंगे, क्योंकि देखिए जो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं रिवर के साथ वो ना तो एक लाइन में फ्लो करेंगे, ठीक है, तो मे बी जब वो फ्लो कर रहे हैं और तो वो आपस में टकराएंगे भी, ठीक है, तो वो भी ब्रेक होंगे, है ना। तो यही विंड के साथ भी यही होता है, जब वो विंड अपने साथ पार्टिकल को ले जाती है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल मूव करे, जिगजैग मूवमेंट भी हो सकता है, तो वो आपस में क्या हो सकते हैं, स्ट्राइक हिट भी कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्रेक होंगे। तो ओरिजिन से जो पार्टिकल चला है, जो उसका साइज था, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिपोजिशन तक जब तक पहुंचे तब तक उसका साइज में कोई ऑल्ट्रेशन ना हो, साइज ऑल्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि विंड के साथ या रिवर के साथ जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो एक लाइन या एक यूनिफॉर्म या पैरेलल नहीं मूव करेंगे, है ना, तो उनके बीच में भी आपका रबिंग एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर डिसॉल्व लोड की आपने बात करी तो मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड इन ए सॉल्यूशन कंडीशन, ठीक है ना, तो और वो आपका डिसॉल्व हो सकता है, कोई ऐसा मिनरल है जो रॉक मिनरल है वो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बात की। तो नेक्स्ट वन इज रिवर डिपोजिशन। रिवर डिपोजिशन इज द लास्ट फेज ऑफ जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ए रिवर, ठीक है ना। पहले आपका इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड नेक्स्ट इज डिपोजिशन होगा। तो ये ईटीडी साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रेट ऑफ जो रिवर इरोजन है, जो जो किस रेट से रिवर इरोड हो रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सोचिए, अगर हम बात करें कि जो इरोजन हो रहा है, इरोजन कितना हो रहा है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सोच के देखिए जरा, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो मजा आएगा। जैसे एक रिवर फ्लो हो रही है तो रिवर अपने साथ क्या करेगी, पार्टिकल्स को ले जाएगी, इसको इरोजन बोलते हो आप। तो ये जो कितना पार्टिकल अपने साथ ले जाएगी ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो दो चीजें हैं, सोचिए, एक तो है रिवर फ्लो हो रही है, दूसरा कहाँ से फ्लो हो रही है। तो जो रिवर फ्लो हो रही है वो, अब एक तो आप रिवर के फैक्टर्स को काउंट करोगे और एक आप जिस सरफेस पे मूव कर रही है उसके फैक्टर को काउंट करोगे। तो अगर रिवर के फैक्टर को काउंट करोगे तो वो कौन सा फैक्टर होगा जिस पे रेट ऑफ रिवर इरोजन डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, कि कितनी वेलोसिटी है
हायर वेलोसिटी ज़्यादा इरोजन करेगी। दूसरी चीज़ लिथोलॉजी। लिथोलॉजी का मतलब हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया। लिथोस्फीयर की जब बात करते हैं, रॉक है ना, जो आपका प्लेनेट है कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो लिथो मीन्स रॉक, है ना, तो रॉक को डील करते हैं लिथोस्फीयर में। तो लिथोलॉजी, आप जिस सरफेस पे रिवर मूव कर रही है, अगर सपोज या तो रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो कि वो किसी भी सरफेस को इरोड कर ले, और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका रॉक सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर सॉफ्ट है तो इजीली इरोड हो जाएगी। तो ये जो रेट ऑफ रिवर इरोजन है, एक तो रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए और एक रॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचेंगे तो वेलोसिटी पे आ जाएंगे, और रॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपकी रॉक का टाइप क्या है, नेचर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है ना। और दूसरी चीज, एक फैक्टर आप ये सोचेंगे कि जो रिवर फ्लो हो रही है वो अपने साथ कितना वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट कैरी करके ला रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो ये जो रेट ऑफ रिवर इरोजन है, ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ रिवर इरोजन। तो फीचर्स ऑफ रिवर इरोजन में हम बात करेंगे, पॉट होल्स की बात करेंगे, रिवर वैली की फॉर्मेशन बात करेंगे, वाटरफॉल्स की बात करेंगे। तो वैलीज फॉर्म कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।